गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम कृषि स्थानीकरण के ऊपर जो वॉन थूनेन के जो विचार थे उसके ऊपर बात करेंगे। जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि के अंदर जो कृषि जो उत्पाद और कृषि के संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, वो चाहे पशुपालन से जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती हैं उनको भी हम सम्मिलित करते हैं। अब कृषि स्थानीकरण का जो तात्पर्य है, जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जिस पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसका जो उत्पादन किया जाता है, या कृषि गतिविधियों के साथ साथ अन्य पशुपालन से जुड़ी जो गतिविधियां जो संलग्न होती हैं, उसके ऊपर वहाँ के भौगोलिक और स्थानीय और बाजारिक जो स्थितियां हैं, बाजार जो मूल्य हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें कृषि स्थानीकरण के अंदर शामिल की जाती हैं। वॉन थूनेन ने जो विचार दिए उससे पूर्व के अंदर अगर हम भूगोल में, जब हम ज्योग्राफिकल थॉट में ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बहुत पहले जो रिकार्डो थे, उन्होंने जो कृषि स्थानीकरण के ऊपर अपने विचार दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि जो कृषि स्थानीकरण जो होती है उसके ऊपर आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जो फसल का हम चयन करते हैं, उसमें नो डाउट जो कोई लैंड है या भूमि है उसकी उर्वरकता कितनी है, या जिस मृदा के अंदर फसल की जा रही है उसकी जो क्वालिटी जो होती है, वो सब फसल के चयन में निश्चित रूप से प्रभावित करती है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि कोई भी जो फसल जो करेगा, कृषक जो करेगा, और बाज़ार में अगर उसका वो विक्रय करता है, तो उस बाज़ार के अंदर उस पर्टिकुलर फसल की जो डिमांड होती है वो भी उस फसल के उत्पादन को तय करती है। ये विचार 1817 के अंदर रिकार्डो ने सबसे पहले जो कृषि लैंड यूटिलाइजेशन जो है, कृषि भूमि उपयोग जो है, उसके संदर्भ में दिए थे। 1826 में वॉन थूनेन ने इसको आधार बनाया, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ संशोधन किए और उन्होंने कहा कि फसलों का जो चयन होता है उसके ऊपर जो बाजार से जो दूरी होती है, यानी वॉन थूनेन बाजार की दूरी को परिवहन से जोड़ के देख रहा है, और परिवहन से का संबंध जो परिवहन लागत में जो वृद्धि होती है, आप इस तरह से समझिए कि कोई फसल जो है केंद्रीय बाजार है, जो मार्केट है, उसके नज़दीक की जाती है और कोई फसल उससे दूर की जाती है, तो बाजार के नज़दीक जो फसल होगा उसकी परिवहन लागत कम होगी और जो दूर की जाएगी उसकी परिवहन लागत अधिक होगी। तो इन विषयों को भी इन्होंने, जो रिकार्डो ने उनको शामिल नहीं किया था, तो उन विचारों को जो है वॉन थूनेन ने अपने सिद्धांत के अंदर रखा, और ये भी कहा कि जो लैंड यूटिलाइजेशन है या जो भूमि का उपयोग जो होता है वो कई चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। वो बाजार की मांग, जैसा रिकार्डो ने भी कहा, परिवहन लागत की बात इन्होंने की, वो आर्थिक लगान। आर्थिक लगान क्या होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो जो भी कृषक जो कृषि करता है और उसके अंदर उसके द्वारा जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और बाजार से जो उसको मूल्य प्राप्त होते हैं, उसका जो अंतर जो होता है वो आर्थिक लगान या इकोनॉमिक जो रेंट है उसको डिफाइन करता है। आगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब वॉन थूनेन ने जो अध्ययन किए, हम कहते हैं कि उनका जो अध्ययन था बेसिकली एम्पेरिकल था, अनुभविक था। उन्होंने खुद जाके 40 वर्षों तक वॉन थूनेन ने दक्षिण जर्मनी के अंदर रॉस्टॉक के पास 40 वर्षों तक एक एग्रीकल्चर फार्म के अंदर काम किया, और उसके द्वारा उनके जो अनुभव थे उनको इस बाजार स्थानीकरण का जो कृषि स्थानीकरण का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने उसको रखा। उन्होंने ये कहा कि इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो कृषि स्थानीकरण के संदर्भ में ये क्लासिकल जो सिद्धांत है वो वॉन थूनेन के द्वारा दिया, और उन्होंने उस अनुभव के आधार पे जिसमें बाजार मूल्य, परिवहन लागत, आर्थिक लगान के जो विषय हैं उनको सबको लेते हुए इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको हम सेकेंद्रीय वैल्य कृषि स्थानीकरण सिद्धांत के नाम से, कंसंट्रिक जोन्स के रूप में उन्होंने अपने कृषि स्थानीकरण सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। अब यहाँ कोई भी जब सिद्धांत या कोई भी जब नियम के रूप में जब वो प्रतिपादित होता है, प्रिंसिपल के रूप में, उससे पहले व्यक्ति जो होता है अपना अनुसंधान शुरू करता है तो कुछ परिकल्पनाएं या हाइपोथेसिस लेके चलता है। हाइपोथेसिस वो होती है जो आपने अध्ययन से या अनुसंधान से पूर्व में जो आपके जो विचार थे किसी भी अनुसंधान के संदर्भ में, और जब आप उस अनुसंधान को पूर्ण कर लेते हैं और उस परिकल्पनाओं को उनको जांचते हैं, परखते हैं,
तब जाके वो सिद्धांत में उसकी परिणति होती है। तो इनकी जो हाइपोथेसिस थी दो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो उन्होंने साफ कहा कि नगर से जब दूरी बढ़ती जाती है तो फसल विशेष की गहनता में कमी आती है। फसल गहनता से मतलब ये होता है कि किसी भी फसल के अंदर जो पूंजीगत जो निवेश किया जाएगा, वो पूंजीगत निवेश जो है कृषिगत जो फसलों के अंदर जो यंत्रीकरण के रूप में हो, उर्वरकों के रूप में हो, वो सब जो चीज़ें हैं वो नगर से बढ़ती दूरी के साथ साथ जो गहनता है वो कम होती जाती है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने जो हाइपोथेसिस रखी, उन्होंने ये कहा कि नगर से जब दूरी बढ़ती जाती है तो भूमि का जो उपयोग होता है वो संकेंद्रीय पेटियों के रूप में होता है। ये इनकी हाइपोथेसिस थी। ये अलग बात है कि इसको हम जब व्यवहारिक धरातल पर देखते हैं तो वो सही है या गलत है, वो बाद का विषय है। लेकिन इन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया, ये जब संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की बात करते हैं तो उससे पूर्व ये कुछ अपनी आइडियल कंडीशंस की बात करते हैं। इनके कुछ अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। अजम्पशंस या मान्यताएं की जब हम बात करते हैं तो ये कोई भी व्यक्ति जब अपने अनुसंधान को रखता है तो ये कहता है कि ये इन परिस्थितियों के अंदर ही होगा। यानी अगर कोई फसल कर रहे हैं तो उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर फसल के लिए निश्चित टाइम के ऊपर इरिगेशन की ज़रूरत है, और किसी फसल के लिए एक जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो मिट्टी पर्टिकुलर जो जैसे हम कहते हैं कॉटन सॉइल, तो अगर काली मिट्टी होती है तो वहाँ पर कॉटन की जो फसल है अधिक उपयुक्त रूप से होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इन्होंने अपने अजम्पशंस में रखी। और कोई भी व्यक्ति अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करता है तो कुछ आइडियल कंडीशंस के अंदर उसको ये कहता है कि अगर ये स्थितियाँ होंगी तो ये सिद्धांत लागू होगा। जैसे अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लें, कोई भी जो बाइक होती है, कोई भी कार होती है, तो वो ये कहते हैं कि ये 1 किलोमीटर के अंदर 1 लीटर के अंदर इतना एवरेज देगी। लेकिन वो ये कहते हैं कि उसकी कंडीशन होती है कि वो अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी तो ये आपका जो अनुपात है वो निकल के आएगा। ठीक इसी तरह के जो अजम्पशंस हैं वो वॉन थोनेन ने अपने सिद्धांत में रखे। उन्होंने कहा कि जब वॉन थोनेन कहता है कि इनका जो संकेंद्रीय वलय जो पेटियां हैं कृषि स्थानीकरण के संदर्भ में, वो तब लागू होंगी जब वो एक एकाकी आर्थिक प्रदेश हो, एक आइसोलेटेड स्टेट हो, यानी वहाँ पर फिजिकल क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो सब समान हो और इस प्रदेश के अंदर एक ही केंद्रीय बाजार हो। ये इन्होंने, क्योंकि जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो भी फसलें की जाएंगी तो उसका उसी बाजार के अंदर विक्रय किया जाएगा। वहाँ बाजार के अंदर जो मांग होगी वो तय करेगी कि जो कृषि कौन सी फसलें जो हैं वो एक सेकेंडरी पेटियों के रूप में विकसित होंगी। केंद्रीय जो बाजार है वो जो भी सामान उस पर्टिकुलर जो उसकी पेरिफेरी में जो होगा उसके खरीद का एकमात्र आधार होगा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उस केंद्र के द्वारा की जाएगी। भौतिक परिस्थितियों की समानता की बात इन्होंने की क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर जो है मृदा संबंधी समानता है, धरातलीय जो सिमिलरिटी है वो देखने को मिलती है, यानी उच्चावचीय समानता है, वहाँ की जलवायु में समानता है। तो ये सब चीज़ों के अंदर उन्होंने एक रूपता की बात की। और बाजार में कृषि उत्पाद का जो मूल्य जो होता है वो निश्चित होता है, यानी जो भी कृषक जो भी उत्पाद वहाँ लेके जाएगा उनके लिए सभी के लिए जो बाजार मूल्य होगा वो समान होगा। और परिवहन के, क्योंकि इन्होंने जब सिद्धांत दिया 1826 में दिया और उस तात्कालिक समय के अंदर जो परिवहन के जो साधन थे उसके अनुसार ही उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उस समय घोड़ा गाड़ी या जो नौकायन जो होता है जो नदियों के अंदर परिवहन के रूप में यूज ली जाती है वही प्रमुख साधन थे, तो उनको ही इन्होंने आधार माना। आज अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को देखें तो घोड़ा गाड़ी की जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन तात्कालिक समय में 1826 में जब प्रिंसिपल दिया था तब इनके ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ थी वो घोड़ा गाड़ी और नौकायन ही रही थी। इसलिए हम कई बार आप लोगों से बार बार हम कहते भी हैं कि जब भी कोई विद्वान अपने अजम्पशंस देता है, मान्यताएं देता है, तो उनको आप ये कह के आलोचनाएं कर सकते हैं कि वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अगर उन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखकर अगर उन चीज़ों को सिद्धांत को परिपादित करते हैं तो हो सकता है कि वो सिद्धांत व्यवहारिक रूप से तात्कालिक समय में रहा हो। इसलिए अजम्पशंस को आलोचना करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए समय का और समय परिप्रेक्ष्य का, तात्कालिक जो तकनीकी विकास था और जो भी तात्कालिक परिस्थितियां थी
और केंद्रीय बाजार से दूरी के साथ साथ जो परिवहन मूल्य के अंदर वास्तविक वृद्धि होती है, यानी ये रिलेटिव जो वृद्धि होती है उसकी बात नहीं करते, दूरी बढ़ेगी उसी रेशियो के अंदर जो कीमतें हैं वो बढ़ती जाएगी। यानी 1 किलोमीटर पे 1 रुपये लग रहा है तो 2 किलोमीटर पे 2 रुपये, 3 किलोमीटर पे 3 रुपये, तो इस तरह का जो है एक वास्तविक वृद्धि की बात करता है। और जो अगली जो इसके इनके अजप्शंस थे, मान्यताएं थी, वो ये थी कि जो क्षेत्र में कृषि जो होगी वो तर्कसंगत होती है, यानी जो कृषक जो होता है वो इकोनॉमिक मैन के रूप में काम करता है। इकोनॉमिक मैन का मतलब ये होता है कि मनुष्य अपने आर्थिक लाभ को अधिकतम करना चाहता है और उस अधिकतम लाभ के लिए उसको बाजार के अंदर जो बाजार मांग है उसका पता है, बाजार के अंदर किस कृषि उत्पादों की डिमांड है उसका पता है, वहाँ पर उन जो कृषि उत्पादों के क्या मूल्य मिलेंगे उनको उसके बारे में पता है, तो वो अपने जो लाभ है उसको अधिकतम करना चाहता है और उसको पूरा जो भी मार्केट है, जो मंडी है, उसको पूर्ण ज्ञान होता है। ऐसा इन्होंने अपने अजप्शंस में रखा। और ये एक साफ कहते हैं कि जो केंद्रीय जो नगर है, जो एक मार्केट की जो बात करें, उसके अलावा जो नगरीय क्षेत्र होता है वो केवल उस केंद्रीय नगर के अंदर ही जो अर्बनाइजेशन या अर्बन पॉपुलेशन है और सराउंडिंग जो है उसका पेरिफेरी के अंदर चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो बेसिकली जो रूरल जो बैकग्राउंड होता है, ग्रामीण जो आबादी होती है, उसका संकेंद्रण देखने को मिलता है। ये इसके कुछ अजप्शंस थे, मान्यताएं थी, जिसको ध्यान में रखकर उन्होंने अपना कृषि स्थानीकरण के संदर्भ में सकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया। अब ये जो भूमि उपयोग के संदर्भ में जो इन्होंने कंसेंट्रिक जोन या सकेंद्रीय सिद्धांत दिया, ये बेसिकली दो तरह के जो सिद्धांत थे, एक थ्योरेटिकल और एक अप्लाइड। तो यहाँ जब थ्योरेटिकल की बात करते हैं तो ये कहता है कि कंसेंट्रिक जोन थ्योरी होती है, जो वलय होती है उनकी बात करता है, यानी धरातलीय समांगता है, भूमि की में ऊंचावची विभिन्नताएं नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है, एक ही मार्केट है, तो वो जो पेटियां जो हैं वो एक सकेंद्रीय गोले के रूप में डेवलप हो जाती है। लेकिन जब व्यवहारिक उसकी बात करता है तो ये दोनों चीज़ों को लेके चलता है, क्योंकि जब ये नौकायन की बात करता है, यानी नौकायन पर आधारित परिवहन की बात करता है घोड़ी गाड़ी के अलावा, तब यहाँ ये सैद्धांतिक जो मॉडल, इसका जो कंसेंट्रिक जो जोन्स जो बनती हैं, जो वलय बनती है, वो दृष्टिगत नहीं होती। तब ये कहता है कि जो नदी के द्वारा जो परिवहन है, जो आपके जो मार्केट है, जो एक केंद्रीय जो बाजार है वहाँ तक ले जाने का होता है, वहाँ पर वलय पेटियों के स्थान पर नौकायन जो मार्ग होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो जोन्स हैं वो बन जाते हैं। इसका मतलब ये सैद्धांतिक के साथ साथ एक अप्लाइड जो अप्रोच है, व्यवहारिक जो अप्रोच है, दोनों को लेके चलता है अपने सिद्धांत के। इसने बताया कि केंद्रीय बस्ती नदी के किनारे विकसित होती है, पुनः नौकायन योग्य नदियों के किसी किनारे प्रधानता से विकसित है। इसमें इस तरह की स्थिति जब होगी तो सकेंद्रीय वलय पेटियां नदी के प्रवाह की दिशा में अथवा नौकायन मार्ग की दिशा में संशोधित हो जाती हैं, और उस टाइम से वो एक तरह से वलय या रिंग जो होती है उस तरह का विन्यास उसका नहीं होगा, ज्यामितीय पेटियों के रूप में विकसित नहीं होगी। यानी ये अपने सिद्धांत में सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल और अप्लाइड दोनों तरह की जो अप्रोच है वो लेके चलता है। इस डायग्राम में ये चीज़ दिख भी रही है कि यहाँ पर ये थ्योरेटिकल की बात करता है, यहाँ एक केंद्रीय बाजार है, उसके बाद जो रिंग्स फॉर्म में या जोन्स में जो है जो सकेंद्रीय जो पेटियां हैं उनका विकास हो रहा है, जबकि ये जो नदी बह रही है वहाँ पर जो संकेंद्रीय जो पेटियां हैं वो नौकायन जो मार्ग है या नदी का जो मार्ग है उसके अकॉर्डिंग इन जो पेटियों का जो निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो यानी ये जहाँ ये वाली जो स्थिति जो है वो सैद्धांतिक है और ये वाली जो स्थिति है वो व्यवहारिक जो स्थिति है उसको दिखा रहा है। अब यहाँ इन्होंने वॉन-थुनेन ने 6 संकेंद्रीय पेटियों की बात की। पहली है मार्केट गार्डनिंग एंड डेयरी, दूसरी फायरवुड एंड टिम्बर फार्मिंग, यानी जो लकड़ी जो होती है जो जलायन के उपयोग ली जाती है उसका उत्पादन पेटी की बात करता है। क्रॉप विदाउट फैलो लैंड, यानी यहाँ जो क्रॉप होती है बड़ी इंटेंसिव होती है, यहाँ पर जो पड़ती भूमि का जो प्रचलन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। चौथी जो पेटी है क्रॉप्स फैलो लैंड एंड पास्चर, यानी यहाँ पे पशुपालन भी किया जा रहा है और पड़ती भूमि के साथ साथ क्रॉप्स जो की जाती हैं। तीसरी जो है 3 फील्ड सिस्टम है और चौथी जो है
एक जीवन निर्वाह लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है उसकी बात यहाँ इन्होंने की। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ ये तो सेंट्रल सिटी हो गया, ब्लू कलर से हमने नेविगेबल जो रिवर है उसको दिखा रहा है, डार्क ये जो कलर है ग्रे कलर मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन को, दूसरा उसके बाद वाली जो है फायरवुड एंड टिम्बर प्रोडक्शन, देन क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, क्रॉप फार्मिंग फैलो एंड पास्चर यानी पशुपालन की बात कर रहे हैं, और थ्री फील्ड सिस्टम और लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है। इस तरह से जो 6 पेटियाँ इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरीके से इन्होंने इसको बताया। अब ये जो विभिन्न जो पेटियां हैं इसके अंदर किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद इन संकेंद्रीय पेटियों के विकास के ऊपर हम या सीमांकन के ऊपर चर्चा करेंगे। जो प्रथम जो पेटी है, जो बाजार है, जो केंद्रीय नगर है उसके सर्वाधिक जो नज़दीक होती है, उसके अंदर सामान्यतः जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं और मिल्क जो होता है उसकी कृषि की जाती है। ये व्यवहारिक रूप से भी सही है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, फल हो, सब्जी हो या दूध हो, ये शीघ्रता से नष्ट होने वाली चीज़ें हैं और इनकी कृषि बाजार के अंदर जो दैनिक मांग जो होती है वो बनी रहती है। और यहाँ चाहे परिस्थितियाँ अनुकूल हो या नहीं हो, लेकिन बाजार की मांग और आर्थिक लगान देने की क्षमता यानी इनके मूल्य आपको अच्छे मिलते हैं और परिवहन लागत कम है क्योंकि मार्केट के नज़दीक है, तो आपको इकोनॉमिक रेंट अच्छा मिलता है। तो कृषक इन फसलों को, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, दुग्ध हो, इनका उत्पादन जो नगरीय जो केंद्रीय जो मार्केट जो है वहाँ पर करता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शीघ्र नष्ट होती हैं, खराब होती हैं, और अगर इनकी दूरी यानी जो बाजार है या जो सेंटर जो मार्केट है उससे दूरी बढ़ जाएगी तो एक तो परिवहन लागत बढ़ेगी, दूसरा इनके खराब होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। तो अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो जो कृषक जो होगा उसका जो आर्थिक जो लगान है, इकोनॉमिक रेंट जो है या उसको मिलने वाला जो लाभ है वो कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो कृषक है अधिक दूरी पर इन जो वस्तुओं की जो या कृषि उत्पादों की जो है उत्पादन नहीं करेगा। इसलिए प्रथम पेटी के अंदर फल, सब्जी और दूध का उत्पादन होता है। द्वितीय जो पेटी है वो लकड़ी की खेती की बात इन्होंने की, क्योंकि अब इन्होंने 1826 के अंदर अपना प्रिंसिपल दिया, तभी हम कहते हैं कि क्या आप कहेंगे कि लकड़ी की भी कोई खेती करता है क्या। लेकिन जो तात्कालिक समय में जो उनकी ऊर्जा की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती थी वो केवल इन लकड़ी के ऊपर ही निर्भर करती थी। और जो भी आप चाहे औद्योगिक गतिविधियां हों, चाहे आप शहरी क्षेत्र के अंदर चाहे ऊर्जा की आपूर्ति या कृषि आपने घरेलू काम के लिए भी जो है लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो तात्कालिक समय में क्योंकि, और दूसरी बात अगर इस जो लकड़ियाँ जो होती हैं इनका भार अधिक होता है और भार अधिक होने से जो परिवहन जो लागत है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो अधिक दूरी पर इनको नहीं किया जा सकता या अधिक दूरी से इनको शहरी क्षेत्र तक लाने पर परिवहन लागत बढ़ जाएगी, तो आप आर्थिक लगान नहीं निकाल पाएंगे। तो तात्कालिक समय के हिसाब से जलावन के लिए एकमात्र जो सोर्स था वो लकड़ियाँ थी। तो इनका क्योंकि तात्कालिक समय में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस थी नहीं, तो इसलिए वजन में अधिक भारी और जलावन के कारण इसकी उपयोगिता के बाद, जलावन के बाद कोई इसका आर्थिक जो प्रोडक्ट है वो बनता नहीं है, क्योंकि जलने के बाद ये पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसकी जो कृषि है तुरंत जो प्रथम पेटी के बाद जो जलावन या लकड़ी के उत्पाद की पेटी को जो है वोंथुने ने रखा। और तात्कालिक समय के हिसाब से और परिवहन लागत के हिसाब से वर्तमान में भी देखें तो जो लकड़ी के जो उत्पाद हैं वो भारी होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो दूरी से करना जो है संभव नहीं होता। तो तात्कालिक समय के हिसाब से द्वितीय पेटी के अंदर जो है लकड़ी की खेती की बात वोंथुनेन ने की। तृतीय पेटी की बात करें तो खाद्यान्न जो है वो जो किसी भी जो क्षेत्र होता है, जो लोग होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। और इस खाद्यान्न की क्योंकि अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए तृतीय पेटी के अंदर जो है कृषिगत जो उत्पाद है, खाद्यान्न जो फसलें हैं, उनका जो उत्पादन एक गहन कृषि के रूप में की जाता है, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और सिंचाई जैसी फैसिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर जो फैलो लैंड की जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होती है। कृषक जो है 1 इंच भूमि को भी पड़ती भूमि के रूप में नहीं छोड़ता।
तो ये जो तृतीय जो पेटी होती है वो खाद्यान्न फसलों के रूप में जानी जाती है, जैसा कि वॉन थुनेन ने कहा। चतुर्थ पेटी की अगर हम बात करें तो ये नगर से थोड़ा दूर होती है, और कुछ दूरी होने के कारण यहाँ पर परिवहन लागत जो होती है, क्योंकि उन्होंने अपने एजम्पशन में भी कहा कि परिवहन जो लागत है दूरी के हिसाब से वास्तविक रूप से बढ़ती है, यानी जितनी दूरी होगी उतनी कीमत जो है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। और नगर का प्रभाव क्षेत्र कम होने से यहाँ पर जो है जो जनसंख्या का जो दबाव है वो कम हो जाता है, लेकिन कृषि भूमि की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है, और यहाँ की जो कृषि भूमि होती है वहाँ की उत्पादकता, जलवायु और उसमें सब जगह सिमिलरिटी की बात उन्होंने अपने एजम्पशन में की, लेकिन जनसंख्या घनत्व के कम होने के कारण और नगरीय जो प्रभाव क्षेत्र है वो कम होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की जो गहनता होती है, जो इंटेंसिटी जो होती है, पूंजी जो निवेश होता है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है, और कृषक पशुपालन जो है कृषि के साथ साथ करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ जो दुग्ध उत्पादों के रूप में जो पशुपालन किया जाता है उस तरह का पशुपालन यहाँ नहीं होता। साथ ही कुछ जगह पे जो है प्रतिभूमि जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। पांचवी पेटी की बात करें तो दूरी और अधिक हो गई, जो मानव भूमि जो अनुपात है उसके अंदर भी अंतर देखने को मिल गया, जनसंख्या वितरण में कमी देखने को मिलेगी, तो भूमि की अधिकता है जो बढ़ जाएगी, और कृषक भूमि को बदल कर यानी क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसमें क्रॉपिंग जो साइकिल है फसल चक्र को वो अडॉप्ट करता है। और यहाँ एक खास बात है कि यहाँ जो फसल है वो त्रिस्तरीय जो फसल जो होती है उसको अपनाता है। 1/3 भूमि पर वो क्रॉप्स को करेगा, फसल करेगा, 1/3 भूमि को पड़ती छोड़ देता है, और 1/3 भूमि पर वो पशुपालन का जो कार्य है वो करता है, और इसमें समय के साथ वो परिवर्तन भी करता रहता है अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से। जो छठी जो पेटी है वो बाह्यतम पेटी होती है। नगर का प्रभाव क्षेत्र काफ़ी कम हो जाता है, यानी यहाँ से नगरीय प्रभाव क्षेत्र इतना कम हो जाता है कि यहाँ से उत्पाद अगर हम उस केंद्रीय नगर तक या बाजार तक भेजेंगे तो परिवहन लागत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वहाँ पर उसका आर्थिक लगान जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ जनसंख्या दबाव कम होने के कारण जो कृषक जो है वो पशुपालन को अधिक महत्व देता है, लेकिन वो पशुपालन जो होगा वो व्यापारिक उद्देश्य से नहीं होगा। वो पशुपालन केवल अपने जीवन निर्वाह का जो दृष्टिकोण है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में वो अपना जो कृषि जो पशुपालन जो है वो करता है। इस तरह से ये 6 पेटियों की बात की, लेकिन यहाँ एक चीज़ वॉन थुनेन ने तब भी क्लियर की। कई लोग कहते हैं कि इस तरह की 6 पेटियों की बात की, लेकिन वॉन थुनेन ने अपने सिद्धांत में एक बात तब भी कही कि इन अंतिम जो 2 पेटियां हैं जिसके अंदर हमने कहा कि 1/3 भूमि पे जो 5वीं पेटी है फसल करता है, पशुपालन 1/3 पे करता है, पड़ती छोड़ता है, और अंतिम जो जीवन निर्वाह पशुपालन है वहाँ पर जो मुख्य जो बाजार है, केंद्रीय जो बाजार है उसका प्रभाव क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो कुछ स्तर पर स्थानीय बाजार भी विकसित हो जाते हैं, और उस स्थानीय बाजार जो है उनके चारों तरफ भी 1 या 2 पेटियां जो होती हैं, 2 या 3 जो संकेंद्रीय पेटियां हैं उनका विकास हो जाता है, लेकिन वो उतनी स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलती जितना कि जो एक केंद्रीय जो बाजार है उसकी स्थिति होती है। और ये एक तरह से ये उसका जो स्थानीय जो बाजार है वो मुख्य जो मार्केट है, जो सेंट्रल जो मार्केट है उसका प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाता है, और ना ही उसके इम्पोर्टेंस को कम कर पाता है। लेकिन समय के साथ अगर जो विकास की जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन जब हो सकता है, तब उसमें परिवर्तन की जो स्थितियां हैं समय सापेक्ष हमें देखने को भी मिलती है। लेकिन वॉन थुनेन ये कहता है कि ये इतना जो मार्केट जो होता है, स्थानीय मार्केट जो अंतिम 5वीं और 6ठी पेटियों के आसपास विकसित होता है, वो इतने ज़्यादा महत्व का नहीं होता या उतना कंपटीटर नहीं होता है कि वो केंद्रीय बाजार के अस्तित्व को चुनौती दे। तो इन बाज़ारों में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो केंद्रीय बाजार पे जो उनकी बेसिक जो नीड्स हैं वो केंद्रीय बाजार पे ही उनकी डिपेंडेंसी रहती है। अब कृषक पेटियों को सीमांकन के संदर्भ की अगर हम बात करें, अब हम जो उसके जो वॉन थुनेन के जो अजम्पशंस थे, उनकी जो हाइपोथेसिस थी, उनकी हमने चर्चा की, और जो संकेंद्रीय जो पेटियां को जो विकास उन्होंने किया जिसमें थ्योरेटिकल और जो अप्लाइड जो स्थितियां थी उसको हमने एक्सप्लेन किया।
अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में जो हम कृषि जो पेटियाँ जो होती हैं, जो कंसंट्रिक जोन्स जो हैं, उनको सीमांकन कैसे करें, एक जो फसल जो होती है वो दूसरी फसल को किस तरह से रिप्लेस करती है, उसके ऊपर हम चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरह से इन कृषि वलय पेटियों का या जो सेकेंडरी वलय पेटियों का सीमांकन किया जाता है। आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको ये जो चीज़ें हैं बड़ी स्पष्टता से हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं। आप चाहे किसी भी तरह का कंपटीशन देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या किसी भी नेट की एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होती हैं वहाँ पर भी आपको मदद करेगी। तो आगे की वीडियो में सीमांकन के संदर्भ में, इकोनॉमिक रेंट के संदर्भ में, जीरो लैंड के संदर्भ में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।